हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, इसका दूसरा वीडियो ये है। तो पहले वीडियो में हमने अम्ल क्षार के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा था। अब इस वीडियो में उसके जो आगे के टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे, जैसे कि सूचक, पीएच मान। तो इन सबको यहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं सूचक। तो सूचक को कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर सूचक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षाओं के लिए बहुकल्पी के रूप में। तो पहले बात करेंगे सूचक होते क्या है। ये सूचक क्या है? सूचक सूचक एक प्रकार से डाई होती है, कलर वाले वो होते हैं, या फिर अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी पदार्थ की प्रकृति की सूचना देते हैं, यानी वो अम्लीय है या क्षारीय है ये बताते हैं। कभी गंध के रूप में बताते हैं, कभी रंग के रूप में बताते हैं। तो सीधी सी बात क्या है कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ की या किसी विलयन की प्रकृति के बारे में बताते हैं। जो किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के बारे में बताए वही होता है सूचक। तो ये बात क्लियर हो गई कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो सूचना देते हैं। और सूचना किसकी देते हैं? पदार्थ की प्रकृति की। तो प्रकृति की सूचना देने वाले सूचक कहलाते हैं। अब सूचक बहुत से होते हैं, जैसे कि हमारी हल्दी, ये भी एक सूचक। मेथिलेरिन सूचक होता है, फिनाइलपथलीन सूचक होते हैं। तो सूचक कई हैं। तो ऐसे ना करके हम सूचक को उनके प्रकार के रूप में बता देते हैं कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, उसी में सारी बात समझ जाए। सूचक तो सूचक दो तरह, जैसे हमने बताया अभी कि कुछ सूचक जो होते हैं रंग की सूचना देते हैं, होते हैं रंगीय सूचक। और कुछ गंध की सूचना देते हैं, तो गंधीय सूचक। तो रंगीय सूचक और गंधीय सूचक, तो इन दो के आधार पर हम पूरी बात बताते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रंगीय सूचक। वे सूचक जो रंग के माध्यम किसी भी पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताते हैं, यानी रंग को बदलकर। तो जो रंग बदलकर सूचना दे रंगीय सूचक, जो गंध बदलकर सूचना दे गंधीय सूचक। यानी कि जिस सूचक के उपयोग से किसी पदार्थ का रंग बदल जाए और रंग बदलने के बाद हमें उसके बारे में जानकारी हो कि ये क्या चीज है, यानी अम्लीय है कि क्षारीय है, तो वो क्या होता है? रंगीय सूचक कहा जाता है। और वे सूचक जो किसी पदार्थ की गंध को बदल दे, उसकी खुशबू को बदल दे, वे गंधीय सूचक होते हैं। तो जो रंगीय सूचक हैं ये दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं प्राकृतिक सूचक। अब प्राकृतिक नाम समझ गए होंगे, जो प्रकृति से प्राप्त हो, प्राकृतिक सूचक। और कुछ होते हैं संश्लेषित या मानवकृत सूचक। तो संश्लेषित सूचक जो सूचक बनाए जाते हैं, यानी प्रकृति से नहीं प्राप्त होते बल्कि बनाए जाते हैं, संश्लेषित सूचक। कृत्रिम सूचक कैसे होते हैं? कृत्रिम। तो पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, तो उधर चलेंगे। प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं इनके बारे में बात करते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी हल्दी। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक, क्योंकि हल्दी प्रकृति से प्राप्त होती है। और फिर प्राकृतिक सूचक की बात करें तो लाल पत्ता गोभी, ये भी एक प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्ता गोभी, एक और प्राकृतिक सूचक है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर भी प्राकृतिक सूचक। फिर संश्लेषित सूचक की बात करें, फिनाइलफिथैलिन। तो फिनाइलफिथैलिन होता है। एक है मिथाइल ऑरेंज, ये मेथिल ऑरेंज कहते हैं, जैसे अभी बोले, कहीं मेथिल ऑरेंज होता है, कहीं मिथाइल ऑरेंज होता है, वो सिर्फ उच्चारण का अंतर है। ये हमने बात कर ली कि प्राकृतिक सूचक जैसे हम बता ही दिया जो प्रकृति प्राप्त होते हैं। अब हल्दी, ये तो है इनके उदाहरण, पर ये सूचना किस प्रकार से देंगे ये भी जानना जरूरी है। तो जो हल्दी है
ये सिर्फ क्षार इसका अम्ल से कोई मतलब, यानी अगर हम अम्ल में हल्दी डालेंगे तो रंग नहीं बदलेगा, यानी इस प्रकार अम्ल से तो हमें कोई सूचना नहीं मिलेगी, यानी कि हल्दी से अम्ल की सूचना नहीं प्राप्त होगी, तो उसका रंग नहीं बदलेगा, यानी जैसी हल्दी है वैसी ही रहेगी, यानी हल्दी पीली होती है तो पीली ही रह जाएगी। लेकिन अगर हम हल्दी को क्षार में डाल दें, जैसे कि साबुन क्षार होता है, डिटर्जेंट क्षार होता है, उसमें हल्दी डालें तो इसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है। बहुत सी फिल्मों में शूटिंग के लिए जो खून बनाया जाता है वो इसी तरीके से बनाते हैं कि हल्दी मिला लेते हैं, डिटर्जेंट मिला लेते हैं, इससे लाल हो जाता है तो उसे खून के रूप में यूज कर लेते हैं। तो ये समझ गए हैं कि हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है, जिसे अम्ल में मिलाने पर रंग नहीं बदलता, लेकिन जब क्षार में मिलाते हैं तो इसका रंग भूरा लाल या फिर लाल ही हो जाता है, खून जैसा हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई, ये हल्दी है। अब लाल पत्ता गोभी की बात करें, इसका भी वही मैटर है, इसको अगर अम्ल में डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कलर नहीं चेंज होगा, लेकिन जब क्षार में डालेंगे तो क्षार में डालने से इसका रंग हो जाता है हरा। तो अगर हरा हो गया लाल पत्ता गोभी, यानी लाल से हरा हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये प्राकृतिक सूचक। क्लियर हो गया। अब लिटमस पेपर की बात कर लें, इसको हम पहले पढ़ भी चुके हैं, तो अम्ल क्षार दोनों में काम करते हैं। अम्ल में क्या है कि जब हम नीला पेपर डालते हैं तो लाल हो जाता है, क्षार में उल्टा करते हैं, इसमें हम लाल पेपर डालते हैं, लाल लिटमस पेपर डालते हैं तो नीला हो जाता है। ये बातें समझ गए, तो ये हो गए प्राकृतिक सूचक, ये क्लियर है। अब बात करते हैं संश्लेषित सूचक की। ये सूचक जो कि बनाए जाते हैं, जैसे कि फिनाइलफेथिलीन संश्लेषित किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो फिनाइलफेथिलीन जो होता है, इसकी भी बात करते हैं अम्ल की और क्षार की। तो फिनाइलफेथिलीन को जब अम्ल में डालते हैं तो इसका रंग यही नहीं रहता है, कलर नहीं चेंज होता, यानी अधिकतर जो सूचक है वो क्षार में ही अपना कमाल दिखा रहे हैं, और जब क्षार में डालते हैं तो उसका रंग हो जाता है गुलाबी। इसके बाद समझ गए, फिनाइलफेथिलीन को जब अम्ल में डालेंगे तो कलरलेस था पहले, यानी पहले से ही बिना रंग का रहता है तो बिना रंग का रहेगा, लेकिन जब क्षार में डालेंगे तो उसका रंग गुलाबी हो जाएगा, इससे पहचान लेंगे कि ये सूचक है फिनाइलफेथिलीन। ओके। अब बात करते हैं मेथिल ऑरेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका यूज बाबा तांत्रिक लोग ज्यादा करते हैं पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। क्योंकि मेथिल ऑरेंज क्या होता है, ठीक है, इसको पहले बात करें। अब जो मिथाइल ऑरेंज है, इसमें देखते हैं जब क्षार में डालते हैं और अम्ल में डालते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो जब क्षार में मिथाइल ऑरेंज डालते हैं तो इसका रंग पीला हो जाता है, लेकिन जब अम्ल में डालते हैं तो इसका रंग हो जाता है लाल। यही ट्रिक यूज की जाती है। नींबू, नींबू क्या है, नींबू में अम्ल होता है, ये नींबू खट्टा होता है, जब नींबू में मेथिल ऑरेंज डाल दिया जाता है तो डालने से नींबू का जो रस होता है वो लाल रंग में बदल जाता है, उसी कहते हैं खून निकल रहा है, यानी एक प्रकार से बेवकूफ बनाने की ट्रिक है। तो ये मेथिल ऑरेंज है जो अम्ल में डाल देने से अम्ल का रंग लाल हो जाता है। तो ये दो तरह के संश्लेषित सूचक हो गए। अभी समझ गए होंगे कि प्राकृतिक सूचक क्या है, संश्लेषित सूचक क्या है। अब हम बात करते हैं गंधीय सूचक, वे सूचक जो गंध द्वारा सूचक देते हैं। इसमें कई उदाहरण हैं, जैसे कि प्याज, लौंग, वेनिला, ऐसे कई सारे उदाहरण होते हैं जो गंध की सूचना देते हैं। जैसे हम प्याज की बात करते हैं, तो जब हम प्याज को डालेंगे अम्ल में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी स्वाद उसका गंध जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन जब हम प्याज को क्षार में डाल देते हैं तो गंध बदल जाती है, यानी खुशबू चेंज हो जाती है। ये होते हैं गंधीय सूचक। तो सूचक समझ गए हैं, रंगीन सूचक जो रंग की सूचना देते हैं, जिसमें प्राकृतिक सूचक आते हैं जिनके उदाहरण हल्दी, लाल पत्ता गोभी, लिटमस पेपर हो गया। फिर संश्लेषित सूचक के उदाहरण फिनाइलफेथिलीन और मेथिलीन। फिर गंधीय सूचक प्याज, लौंग, वेनिला, बहुत सारे होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट निकालें। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद हम सूचक के बाद बात करेंगे पीएच की। तो पीएच भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पीएच पैमाना, पीएच मान, पीएच का महत्व, ये सारी बातें इसमें करना है। तो पहले हम बात करते हैं पीएच की। पीएच क्या है, पीएच, तो पीएच मान, तो इसका सूत्र है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग
H+। अब इसी सूत्र से पूरी परिभाषा बनी, तो बताएंगे किसी किसी भी विलयन में उपस्थित H+ यानी हाइड्रोजन, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उसका पीएच कहते हैं। H+ और ब्रैकेट इसको मिला के हाइड्रोजन आयन सांद्रता माइनस का ऋणात्मक लाग यानी लॉगरिथम, शॉर्टकट में लाग बोलते हैं, हिंदी में लघुगणक। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उसका पीएच कहते हैं। अब ऐसे ही चाहे तो पीओएच बना सकते हैं। पीओएच में क्या हो जाएगा, लॉग OH माइनस। अगर इसकी परिभाषा वैसे ये सिलेबस में नहीं है, और इसकी बनाना चाहे तो क्या बनेगी, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उसको पीओएच कहते हैं। तो OH लगा दिया पीओएच, H लगा दिया पीएच, यानी यहाँ पे अम्ल से संबंधित हाइड्रोजन आयन से, यहाँ पे क्षार से संबंधित है हाइड्रोक्साइड आयन से। बाकी पीएच का सूत्र होता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, यानी पीएच पीओएच का मान मिला के 14 होता है। ये किस आधार पे होता है इसके लिए भी बताएंगे पीएच का पैमाना। तो पीएच मान तो समझ गए होंगे, कभी हमें अब पीएच का निकालना पड़े तो इस सूत्र का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीएच पैमाना की, इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे हमने 14 की बात की, तो 14 कैसे होता है, क्योंकि जो पीएच पैमाना है उस पीएच पैमाना से हम विलयन की प्रकृति बता सकते हैं कि विलयन अम्लीय है क्षारीय है। तो एक पैमाना बनाते हैं इसके लिए पीएच पैमाना, जिसके बीच में होता है 7। इसको पूरा पहले कर देते हैं। तो 7 है, इधर 6 है, 5 4 3 2 1 0, तो यही खत्म होगा। कितना मिटा देना, इधर 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 पे खत्म होगा, क्योंकि जो पीएच पैमाना होता है वो 0 से 14 तक होता है, 7 पे से। तो अगर 0 से 7 के बीच में पॉइंट है तो विलयन होता है अम्लीय। 7 से 14 के बीच में तो क्षारीय, और यहाँ पे 7 पर है तो उदासीन। यानी सीधी बात क्या है, अम्लीय विलयन है, तो अम्लीय विलयन में जो पीएच मान होना चाहिए वो 0 से 6.9 तक होना, तो अम्लीय है। और अगर वो 7 है तो उदासीन है, और क्षारीय के लिए 7.1 से 14 होना चाहिए। तो हम 0 से 7 नहीं कहेंगे, 0 से 6.9, क्योंकि 7 पे उदासीन हो जाता है। तो ये बात याद रखेंगे कि जब हम किसी विलयन की प्रकृति जानना चाह रहे हैं, तो अगर उसका जो पीएच मान है वो पीएच मान अगर 0 से 6.9 के बीच में प्राप्त हो रहा है तो वो अम्लीय है, लेकिन अगर वो 7 प्राप्त हो रहा है तो उदासीन है। जैसे कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और फिर अगर 7 से अधिक यानी कि 7.1 से 14 तक है तो वो क्षारीय माना जाता है। तो ये पहचानने के तरीके हो गए कि किस प्रकार से पहचान सकते हैं, यानी पीएच मान से। तो पीएच मान बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे उदाहरण हम लेते हैं पेट, जैसे हमने 7 हमने लिया कि जल है, अब 7 है शुद्ध जल का पीएच। हमारे पेट में होता है जठर रस, और जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसके कारण पेट में जलन होती है। तो जो जठर रस होता है ना पेट में, उसका जो पीएच मान होता है वो 1.8 होता है, यानी जठर रस क्या है, अम्लीय। और बात कर लेते हैं हमारे में, वो कभी आगे बात करेंगे दैनिक जीवन का महत्व, बाकी तो अलग मैटर है। कुछ क्षार की बात कर लें, जैसे कास्टिक सोडा NaOH, अब इसका 14 होता है, NaOH का ये 14 होता है, तो उधर को गया। तो सीधी सी बात क्या है कि जब हम इधर से इस तरफ आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, इधर को जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। यानी कि जैसे 7 है तो 6 है, 6 मान लीजिए अम्लीय है, तो 5 और ज्यादा अम्लीय है, 4 और ज्यादा अम्लीय है, 3 और ज्यादा अम्लीय है, यानी अम्ल में घटते क्रम में सिस्टम होता है।
यानी पूछ लिया जाए कि 2, 3, 4, 5 में कौन ज़्यादा अम्लीय है, तो 2 ज़्यादा अम्लीय है, क्योंकि घटते क्रम में। लेकिन क्षार में सीधा होता है कि 8 से ज़्यादा अम्लीय 9 है, 9 से 10 है, 10 से 11, 12। तो ये बात भी याद रखेंगे कि जब कभी बहुविकल्पी आता है उसमें देखेंगे कि अगर अम्ल है तो जो अंक छोटा है वो ज़्यादा अम्लीय है, पर क्षार है तो जो अंक बड़ा है वो ज़्यादा अम्लीय है। इसी कहते हैं पीएच पैमाना, यानी पीएच को मापने का पैमाना होता है पीएच पैमाना। तो पीएच पैमाना समझ गए हैं, इसमें अम्लीय कैसे होता है, उदासीन कैसा होता है, क्षारीय कैसा होता है। अब ये तो पीएच हो गया, पीएच पैमाना हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा में बहुत आती है, पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में महत्व। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आ जाते हैं दैनिक जीवन में महत्व की बात करेंगे कि पीएच पैमाना का क्या महत्व है पीएच का। तो पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, इसका दैनिक जीवन में महत्व अंशाल में देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो कुछ महत्व की बात कर लेते हैं। ये शुरुआत करते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा में क्या सिस्टम है कि जब बरसात का पानी से होता है साफ, मतलब जो पानी होता है मतलब शुद्ध जल और साफ होता है, बरसात का पानी तो गड़बड़ होता है, तो शुद्ध जल होता है साफ, उसका पीएच मान। लेकिन अगर किसी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो वो बहुत अधिक अम्लीय माना जाता है। तो अम्लीय वर्षा जो होता है, अम्लीय वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है। बाकी हर एक जगह के जल का पीएच मान साथ ही नहीं होता है, वहाँ की मिट्टी के अनुसार पीएच कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन अगर वो 5.6 से कम है तो उसको भी स्पेशली अम्लीय, अधिक अम्लीय मान लिया जाता है, क्योंकि जो अम्लीय वर्षा मानी गई है, अम्लीय वर्षा का जल 5.6 से कम होता है। कारण का जब ऊपर से बरसात होती है, मतलब बरसात ऊपर से हो रही है, ऊपर से आता है पानी, वह नीचे से क्या है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा रहा है, कभी सल्फर डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं ये जीवों द्वारा छोड़ा जा रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड मशीनों द्वारा, चिमनियों द्वारा, भट्टों द्वारा। तो ये जब ऊपर जाता है तो क्या करता है, अब बरसात का पानी है, पानी जब CO2 क्रिया करके क्या बना H2CO3, और यहाँ पे क्या है H2SO3 बनाएंगे। अब ये हो गए खतरनाक अम्ल, अब ये अम्ल हो गए तो बजना क्या, अम्लीय हो। इस प्रकार से अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि जब वर्षा का जल आता है तो वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धियों से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि से मिलकर वो अम्ल का निर्माण कर लेता है, यानी जल के साथ अम्ल आता है, तो हमारे शरीर पड़ता है, तो हमारे शरीर में दांत, खाज, खुजली को डिफिशियंसी होते हैं, मुहासे होते हैं। तो यही होती है अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा तब मानी जाती है जब जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, ये होती है अम्लीय वर्षा। तो पीएच का दैनिक जीवन समझ गए हैं, बरसात माह समझ गए। अब हमारे शरीर में बात करते हैं। हमारे शरीर में दंत क्षरण इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी दांत में कीड़े लग जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। ऐसा कब होता है, जब मुंह का पीएच हो जाता है 5.5, तो मुंह बहुत अम्लीय हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि दांत में कीड़े लगने लगते हैं, दांत खराब होने लगते हैं। तो ये भी पीएच मान की वैल्यू है कि जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 हो जाता है तब हमारे मुंह में, दांत में कीड़े लगने लगते हैं। तो दंत क्षरण होता है, यानी जब कीड़े लगते हैं तो दांत खराब होते हैं, खोखले होते हैं, तो दंत क्षरण होता है। इसका भी समझिए। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो अच्छा हो गया। अब हम पेट की अम्लता के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था कि जो जठर रस है उसका पीएच मान 1.8, यानी कि बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है। जठर रस 1.8 होता है। अब जब पेट की अम्लता की बात कर रहे हैं कि जब पेट में जो जठर रस होता है अधिक अम्लीय हो जाता है, यानी अम्लता अधिक बढ़ जाती है, या पीएच मान उसका हो जाता है 1.8, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पेट में जलन शुरू हो जाती है, गैस बनने लगती है, दर्द होता है। तो ये सब जो होता है इसके कारण होता है। तो ये भी पीएच मान से संबंधित बात है।
और हम पीएच की बात करते हैं, खेती बात करते हैं, कृषि में पीएच का क्या महत्व है? कृषि में देखिए, मिट्टी कभी कभी अधिक लवड़ी हो जाती है, तो पीएच मान के कारण मिट्टी कभी अम्लीय हो जाती है, कभी क्षारीय हो जाती है, इसको चेक करवाते हैं। तो अगर मिट्टी अम्लीय क्षारीय हो रही है या लवड़ी हो रही है जिस भी मात्रा में है, तो उसको हम चेकिंग करवाते हैं, क्योंकि उससे भी मिट्टी खराब होने लगती है। तो ये भी अम्लीय क्षारीय से मैटर समझ है, ये समझ गए होंगे। कृषि में क्या महत्व है कि पीएच का मान बढ़ जाने पर भी प्रॉब्लम है, घट जाने पर भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भी जब खेती करते हैं तो पीएच मान चेक करवा लेते हैं मिट्टी का, उससे पता चल जाता है कि हमें कब किस चीज़ की जरूरत है मिट्टी में डालने की, ताकि मिट्टी शुद्ध हो जाए। ये हो गए। और एक हमने बहुत बात की थी जीवों में या जंतुओं में, जैसे जंतुओं में बात की थी चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, इन सब में क्या होता है, जो डंक होता है, इनके डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। अब मेथेनोइक अम्ल क्या है, अम्ल है। तो जब ये लोग किसी को काटते हैं, बिच्छू डंक मारता है, तो अम्ल शरीर में चला जाता है। तो ये अम्ल का महत्व हो गया। तो अम्ल का महत्व हमने बता दिया कहाँ कहाँ, मतलब पीएच का महत्व, कि जो भी अम्ल क्षार लवण है वो हम पीएच से ही पता कर पाते हैं। तो अम्लीय वर्षा में इसका महत्व हो गया पीएच का, दंत क्षरण में, पेट की अम्लता में, कृषि में और जंतुओं में, जंतुओं के डंकों में। तो इस वीडियो में हमने दो बातें कर ली। एक तो हमने सूचक के बारे में बात की, सूचक क्या होते हैं, क्योंकि जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसमें सूचक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बहुकल्पीय प्रश्न के लिए। सूचक के उदाहरण, सूचक के प्रकार है, फिर पीएच मान, फिर पीएच का महत्व। हाँ, जैसे कभी हमने बताया था ना कि जैसे पीएच होता है वो पीएच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14 बताया, तो इसी धार बताया था, क्योंकि पीएच क्या होता है, जब भी हमने पैमाना बताया था 7 इधर थे 7 इधर थे, तो मिला के 14, तो पीएच प्लस पी ओ एच। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। अब अगले वीडियो में अगला टॉपिक कवर करेंगे।